बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज गुमराह कहानी के पार्ट 2 के साथ आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। उन दिनों कमाल खान के बड़े बेटे की शादी खानदान में तय थी। वो बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहता था। हकीम लुकमान जैसे मासी में खो चुका था, नादाम्बा खुद ये खौफनाक और हैरत अंगेज कहानी सुन रहा था। बेटे की शादी से एक रोज पहले कमाल खान और इसकी बीवी रिजवाना आधी रात के करीब गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक कमाल खान हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने इसके सर के बाल जोर से खींचे हों। कौन हो सकता है? इसने बेडरूम की लाइट ऑन करके चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कमरे में खिड़कियां दरवाजे अंदर से बंद थे। रिजवाना इसके करीब ही गहरी नींद में थी। कमाल खान ने उठकर बेड के नीचे तक झांका, मगर वहां भी कोई नहीं था। तभी इसकी निगाह बेडरूम की दाईं दीवार पर पड़ी और वो खौफ से लर्ज उठा। दीवार पर इंसानी खून से लिखा था, कमाल खान, मैं मुराद नगर के बासियों और तुमसे अपनी मौत का इंतकाम लेने दुनिया में वापस लौट आया हूँ। अब तुम समेत तुम्हारे खानदान का कोई फर्द नहीं बचेगा। हवेली में कभी शहनाइयां नहीं गूंजेंगी। फकत जलाल खान। क्या हुआ, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? रिजवाना आंख खुलते ही कमाल खान से पूछने लगी। तभी इसकी निगाह दीवार पर लिखी खून आलूदा तहरीर पर पड़ी तो वो भी कमाल खान की तरह खौफजदा हो गई। इसी वक्त हवेली खौफनाक किस्म की चीखों पुकार से गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों बदरूहें मिलकर चीख रही हो। उस रात उन दोनों मियाँ बीवी समेत हवेली में कोई भी सो ना सका, मगर कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत किसी में भी ना थी। घंटे बाद फिर चीखों पुकार रुक चुकी थी, मगर इसके बावजूद रात भर ना कोई सो सका और ना कमरे से बाहर निकला। सुबह सब अपने अपने कमरों से बाहर निकले। हर एक डरा सहमा हुआ था। घर के सभी लोग नाश्ते की मेज पर आ चुके थे, मगर कमाल खान का बड़ा बेटा, जिसकी अगले रोज शादी थी, अब तक अपने कमरे में था। कमाल खान ने इसे जगाने का हुक्म दिया। मुलाजिम काफी देर तक इसके कमरे में दस्तक देता रहा। जब अली ने दरवाजा ना खोला तो मुलाजिम ने कमाल खान को इतला दी। कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया। अली अपने कमरे में मौजूद ना था। यह हैरत अंगेज बात थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक होने के बावजूद अली कमरे से कैसे गायब हुआ। दूसरे रोज अली की लाश जंगल से इस हालत में मिली कि देखने वालों की चीखें निकल गई। इसके जिस्म का गोश्त जंगली दरिंदों ने नोच नोच कर खाया था, सिर्फ हड्डियां बची थी। चंद दिनों बाद हवेली फिर आधी रात के करीब खौफनाक चीखों पुकार से गूंजने लगी। इस बार खुद सरदार कमाल खान और इसकी बीवी अपने कमरे से गायब थे। दूसरे रोज इनकी भी लाश बल्कि ढांचे जंगल से मिले। सरदार कमाल खान का छोटा बेटा अलियान बहादुर और जज्बाती नौजवान था। भाई और फिर माँ बाप की दर्दनाक मौत ने इसे गम व गुस्से में पागल सा कर दिया। वो अंजाम से बेपरवाह और राइफल लेकर जंगलों के उस हिस्से में चल दिया जहाँ लाल हवेली वाक़या थी। मैंने और दूसरे लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की। आतिशी असला रूहों पर असर नहीं करता, मगर इसने हमारी बात ना मानी। दूसरे रोज इसकी लाश लाल हवेली के करीब जंगल से मिली। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। किसी न किसी रोज गांव का कोई ना कोई फर्द जलाल खान की रूह के इंतकाम का शिकार होने लगा। मुराद नगर में खौफो हर्ष फैल गया। इन्हीं दिनों एक नूरानी सूरत बुजुर्ग मुराद नगर में आए और गांव में हर एक को खौफजदा देखकर वो काफी हैरानगी में मुब्तला हो गए। तब इनके पूछने पर मुराद नगर के बासियों ने इन्हें जलाल खान की रूह के जुल्मों सितम की दास्तान सुनाई। वो उसी वक्त चंद अफराद के हमरा लाल हवेली जा पहुंचे। उन चंद अफराद में मैं भी मौजूद था। हमारे गिरद हसार खींचकर हमें ताकीद की कि हम में से कोई भी किसी भी सूरत हसार से बाहर नहीं आएगा। खुद वो हवेली के सामने आलती पालती मारकर बैठ गए और कुरानी आयात का विर्द करने लगे। कुछ ही देर बाद इनसे कुछ फासले पर एक हिवला सा नमूदार हुआ, जिसने जलाल खान का रूप हाल लिया। बेशक वो जलाल खान ही था।
जो उन बुजुर्ग और हमें कहर आलूदा निगाहों से गो रहा था। फिर बुजुर्ग ने गर्जदार लहजे में कहा, खुदा की मखलूक को अजियत पहुंचाना गुनाह है और तुम तो कई बेगुनाह इंसानों के कातिल हो, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जलाल खान ने गजबनाक निगाहों से हमें देखते हुए कहा, मुरादनगर के बासी मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, इसके जिम्मेदार भी तुम खुद थे, ना तुम बेगुनाह लड़कियों को कत्ल करते, ना तुम्हारा ये अंजाम होता। वो गुस्से से चीखा, खामोश रह बुड्ढे, वरना मेरे इंतकाम की जद में तू भी आ जाएगा। कुछ देर उन दोनों में तलख जुमलों का तबादला होता रहा। जलाल खान की रूह किसी भी सूरत नहीं मान रही थी। तब उन बुजुर्ग ने कुछ पढ़कर जलाल खान की रूह की तरफ फूंका तो वो शिद्दत करब से चीखने चिल्लाने लगा, यूं लगता था कि वो सख्त अजियत में हो। मुझे माफ कर दो, वो चीखते हुए बुजुर्ग से माफी मांगने लगा। तब उन्होंने कहा, सिर्फ इस शर्त पर कि आइंदा तुम मुरादनगर के वासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मुझे हर शर्त मंजूर है। जलाल खान की रूह ने शिद्दत करब से चीखते हुए कहा। तब बुजुर्ग ने दोबारा कुछ पढ़कर जलाल खान पर फूंका तो इसे अजियत से छुटकारा मिल गया। वो बुजुर्ग से ये वादा करके वहां से गायब हो गया कि आइंदा किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके जाने के बाद बुजुर्ग ने मुरादनगर के वासियों से रुखसत चाही और जाते जाते कहा, जलाल खान ने दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचाने का वादा कर लिया है, फिर भी मैंने अख्तियातन मुरादनगर के गिर्द हिसार बांध दिया है। अब जलाल खान की रूह दोबारा मुरादनगर के गिर्द भी ना भटक सकेगी। साल भर सुकून से गुजरा। हम समझे कि वाकई जलाल खान की रूह से हमारा पीछा छूट गया, मगर ये हमारी खामख्याली थी। साल भर बाद मुरादनगर से गांव की एक लड़की अचानक गायब हो गई और दूसरे रोज उसकी लाश लाल हवेली के सामने से मिली। फिर हफ्ता 15 दिन बाद गांव की कोई ना कोई लड़की अचानक गायब हो जाती और दूसरे रोज इसकी लाश जंगल से मिलती। सरदार कमाल की मौत के बाद मुरादनगर के वासियों को अगर दारा अकबर सहारा ना देता तो ना जाने हम सबका क्या होता। हमने उस रूह को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई आमिल बुला लिए, मगर सब इसके मुकाबले में जान से हाथ धो बैठे। इस सिलसिले में उस बुजुर्ग को भी तलाश किया, मगर वो कहीं भी ना मिले। हकीम लुकमान बोलते बोलते खामोश हो गए। मैंने पूछा, जिस दारा अकबर का आपने जिक्र किया है, इन्होंने इस सिलसिले में आप लोगों की कोई मदद नहीं की? बेटा, वो बेचारा तो खुद मजूर है। पिछले वर्ष एक हादसे में वो बीनाई से महरूम हो गया था। अंधा होने के बावजूद उसने मुरादनगर के वासियों की हर मुमकिन मदद की। क्या दारा अकबर की कोई औलाद नहीं जो इसका सहारा बन सके? इसका एक ही बेटा है जो शहर में पढ़ रहा है। हकीम लुकमान ने जवाब दिया। मैंने पूछा, और सरदार कमाल की तो पूरी फैमिली को जलाल खान की रूह ने मार दिया होगा? नहीं, इसकी सिर्फ एक बेटी बची थी, सैमा, जो कि अब मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहती है। इन्होंने कमरे से बाहर निकलती सैमा की तरफ देखते हुए कहा। वो काफी देर तक मुझसे बातें करते रहे, जबकि मैं उस दौरान इधर उधर काम में मसरूफ सैमा की तरफ चोर निगाहों से देखता रहा। रात का खाना खाकर मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटा तो मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो हकीम लुकमान घर पर नहीं थे। हकीम साहब कहाँ गए हैं? सैमा जैसे ही नाश्ता लाई तो मैंने इससे पूछा, क्यों, एक ही दिन में बाबा से बहुत दिल लग गया है? सैमा हंसते हुए बोली, दरअसल वो हवेली गए हैं दारा अकबर से मिलने। मैं नाश्ता करने लगा जबकि वो एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो काफी देर तक मुझसे बातें करती रही। बाबूजी, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? बातें करते करते इसने अचानक पूछा। नहीं, क्यों? दरअसल मेरे ख्वाबों ख्यालों में जो लड़की है वो पहले मुझे नजर नहीं आई, अब मिली है तो इससे हाल दिल कहने की हिम्मत नहीं। मैंने खेज लहजे में कहा, तो कह दो ना, कहने में भला क्या हर्ज है? पढ़े लिखे हो, खूबसूरत भी हो। वो कहते कहते रुक गई। पता नहीं मेरी बात समझ भी रही थी या जानबूझकर अनजान बन रही थी। चलो तुम कहती हो तो कह देता हूँ, सैमा वो लड़की तुम हो। इतना सुनते ही वो बेअख्तियार उठी और कमरे से निकल गई।
میں بھی اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ ہلکے سے انداز میں مسکرائی اور مجھے بدتمیز کا خطاب دے ڈالا۔ میں نے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے شوق لہجے میں کہا، لڑکی بدتمیز کا خطاب اسے ہی دیتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کسی جسارت کے بارے میں سوچتا، حکیم صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ لگتا ہے تم دیر سے جاگے ہو اور صبح نماز بھی نہیں پڑھی۔ جی تھکن کی وجہ سے دیر سے آنکھ کھلی اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، میں دارا اکبر کی حویلی گیا تھا، باتوں باتوں میں تمہارا بھی ذکر کیا، وہ بڑے اچھے انسان ہیں۔ کہنے لگے اس نوجوان سے مجھے بھی ملوانا، ہو سکتا ہے میں اس کے کسی کام آ سکوں۔ ویسے بھی دارا صاحب بہت بڑے لوگ ہیں، کبھی جانا ہوا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسبات میں گردن ہلاتی۔ 2-3 روز بعد حکیم صاحب نے حویلی جاتے وقت مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا تو میں انکار نہ کر سکا، اور میں پھر ویسے بھی گھر میں پڑے پڑے بور ہو رہا تھا۔ سوچا چلو اسی بہانے حویلی بھی دیکھ لوں گا اور ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ دارا اکبر کی حویلی واقعی شاندار تھی۔ پھاٹک نما گیٹ کے باہر 2 پہرے دار موجود تھے۔ احاطے میں موجود ملازم ڈرائنگ روم تک لے گیا۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ملازم ویل چیئر دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ویل چیئر پر دارا اکبر موجود تھا۔ وہ 50-55 سالہ صحت مند شخص تھا۔ آنکھوں پر سیاہ شیشوں والے چشمے اور جسم پر سیاہ رنگ کی شال موجود تھی۔ مزدوری کے باوجود وہ پرکشش شخصیت کا حامل تھا۔ مجھے حکیم لقمان نے تمہارے بارے میں بتایا تھا، اگر واقعی تم بے گناہ ہو تو میں اپنے بیٹے سے بات کروں گا۔ اس کا ایک دوست دارالحکومت میں پولیس افیسر ہے۔ دارا اکبر نے میری کہانی سننے کے بعد کہا، شکریہ دارا سر، میں چاہتا ہوں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بعد ہی منظر عام پر آؤں، ورنہ مجھے قتل کے الزام میں در لیا جائے گا کہ فی الحال تمام ثبوت میرے خلاف ہیں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ گفتگو کے دوران ملازم چائے اور دیگر چیزوں سے بڑی ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ چائے پیتے ہوئے میں اپنے ذہن میں مچلتے ہوئے سوال کو بالآخر لبوں پر لے آیا، دارا صاحب کیا آپ نے اپنے علاج کے لیے کوشش نہیں کی؟ آج کل تو میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے اور پھر آپ کے وسائل بھی ہیں، آپ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نے کوشش نہیں کی؟ میں پیدائشی مزدور نہیں، ایک کام کے سلسلے میں دارالحکومت جانا پڑا۔ واپسی میں میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی حادثے میں میری آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی اور نچلا دڑ مفلوج ہو گیا۔ جب ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو میں نے بھی یہی سوچا جو تم کہہ رہے ہو۔ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک گیا، وہاں بھی مختلف ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اب مجھے اپنی زندگی اسی طرح بسر کرنا پڑے گی۔ کچھ دیر دارا اکبر سے گفتگو کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میرے شب و روز وہی گزرنے لگے۔ تنہائی میسر ہونے پر میں اور سیما ایک دوسرے سے دل کی باتیں بھی کرتے، مگر ان ملاقاتوں میں فاصلہ ہوتا۔ اس روز میں مراد نگر کے بازار میں ٹہلتے ہوئے کافی آگے نکل گیا کہ کچی سڑک سے گزرتے ہوئے میری نگاہ نورانی چہرے والے اس بابا پر پڑی جن سے مراد نگر کے جنگل میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھے چشمے تک پہنچا کر اچانک کہیں چلے گئے تھے۔ وہ سڑک کنارے کھڑے نہ جانے کس خیالوں میں گم تھے۔ بابا جی آپ اس روز اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ میں ان کے قریب آ کر بولا، ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ تم اب تک اسی گاؤں میں ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں میں حکیم لقمان کے گھر ہوں، وہ اور ان کی بیٹی دونوں ہی مخلص انسان ہیں۔ بابا کیا آپ یہی رہتے ہیں؟ آپ نے اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں، میں نے پوچھا اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے۔ ایک پجارو کچی سڑک پر گرد اڑاتی ہوئی ہمارے قریب سے گزری، کچھ آگے جا کر بیک ہوئی اور ہمارے قریب رک گئی۔ پجارو کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ وکی تھا۔
वही विकी जो उस मासूम लड़की की मौत का जिम्मेदार था, वो पजारों से उतरा और मेरे सामने तनकर खड़ा हो गया। ओहो, तो तुम यहाँ मेरे ही इलाके में कानून से छुप कर बैठे हो। वो तंजिया अंदाज में मुझसे मुखातिब था। इसने मेरे करीब खड़े बाबा जी को इस तरह नजरअंदाज कर दिया था कि गोया इनका वजूद ही न हो। इसके अंदाज पर मेरा खून खौल उठा। तुम क्या समझते हो, कानून की नजरों में धूल झोंक कर बच निकलोगे? डरो उस वक्त से जब मैदाने हशर में उस मजलूम लड़की का हाथ तुम्हारे गिरेबार पर होगा। विकी एक शैतानी हंसी हंसा। बेवकूफ, क़यामत दूर है, अभी तुम अपनी फिक्र करो। तुम्हारा क्या बनेगा? पूरे शहर की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। जब पुलिस को पता चलेगा कि तुम शहर से दूर मुरादनगर में हो तो वो यहाँ का रुख करेंगे। और तुम्हारी मालूमात में इजाफे की गरज से बता दूं, तुम्हें कत्ल के इल्जाम में फंसाना मेरी प्लानिंग थी। वो बूढ़ा जो तुम्हें लिफ्ट के बहाने उस मकान में धोखे से ले गया, मेरा दोस्त सरफराज था जो बूढ़े के मेकअप में था। तुम जब कमरे में दाखिल हुए, मैं दरवाजे की आड़ में पहले ही छुपा बैठा था। जैसे ही तुम अंदर दाखिल हुए, मैंने तुम्हारे सर के अकबी हिस्से में पिस्टल के दस्ते का वार किया और तुम बेहोश होकर गिर पड़े। वो मकतूला लड़की तहरीम, इसे मैंने ही कत्ल किया था। इससे मेरे तल्लुकात थे और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तहरीम ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इससे शादी ना की तो वो सबको इस बारे में बता देगी। तब मैंने एक तीर से दो शिकार करने का सोचा। इसे धोखे से इस घर में बुलाकर इसे बेहोश किया। जब तुम उस कमरे में दाखिल हुए तो वो दूसरे कमरे में बेहोश पड़ी थी। तुम्हें बेहोश करने के बाद मैं बेहोश तहरीम को उठाकर इस कमरे में लाया जिसमें तुम बेहोश पड़े थे, और तहरीम को कत्ल करने के बाद वहां से निकल गया और गुमनाम फोन कॉल से पुलिस को इतला दी, मगर तुम वहां से भाग निकले। खैर, तुम कब तक छुपोगे? आखिर फांसी का फंदा तुम्हारा मुकद्दर होगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि आज बल्कि अभी मुरादनगर से भाग जाओ। वो तंसिया अंदाज में कहता हुआ गाड़ी में सवार हुआ और तेज रफ्तारी से वहां से रवाना हो गया। मुझे विकी के रवैये से ज्यादा बाबा पर हैरत थी कि वो इतनी देर मुझे डराता धमकाता रहा, मगर वो खामोश खड़े देखते रहे। क्यों? इससे पहले कि मैं बाबा से इस बारे में पूछता, एक तरफ से शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। यह हकीम लुकमान समेत दर्जनों अफराद थे जो हाथों में लाठियां उठाए इसी तरफ आ रहे थे। बाबा, आइए देखते हैं क्या मामला है। मैं इनसे मुखातब होकर दौड़ता हुआ हकीम साहब के पास जा पहुंचा। आप लोग इस तरफ भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? हकीम साहब ने गमज़दा लहजे में कहा। दीनू काका की बेटी समीना माँ के साथ पानी भरने चश्मे पर गई थी कि अचानक वहां जलाल खान की रूह आ पहुंची। समीना की माँ का कहना है कि रूह के आते ही वहां अजीब सी धुंध छा गई, ऐसी धुंध के इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब धुंध छटी तो समीना गायब थी। वहां सिर्फ जलाल खान की रूह खड़ी इसे गजबनाक निगाहों से देख रही थी। समीना की माँ चीखती हुई भागकर घर चली गई। अब हम समीना की तलाश में चश्मे तक जा रहे हैं, मगर तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अकेला कहाँ था, मैं तो उन बाबा जी के साथ बातें कर रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा को ना पाकर हैरान हो गया। कहाँ है बाबा? हकीम साहब ने अजीब से लहजे में पूछा। शायद चले गए हैं, मैंने जवाब दिया। हमने चश्मे और मुरादनगर का तमाम इलाका छान मारा, मगर ना ही समीना मिली और ना जलाल खान की रूह से सामना हुआ। सब मायूस होकर अपने अपने घरों को लौट के। सच तो ये है कि मुझे भूत प्रेत चुड़ैलों का यकीन ना था। मेरे अंदाजे में लड़कियों के अगवा और कत्ल में जलाल खान की रूह का हाथ नहीं, ये कोई और ही चक्कर था। अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए मैं जंगल जाना चाहता था। शाम से जरा पहले मैं हकीम साहब और सैमा से बाजार जाने का कहकर निकला। मेरा इरादा लाल हवेली जाने का था। मैं देखना चाहता था कि वाकई वहां जलाल खान की रूह है या फिर कोई और ही अफसाना है। लाल हवेली पहुंचने तक मगरिब हो चुकी थी। मैं धड़कते दिल से हवेली के गेट से हाथे में दाखिल हुआ। बरसों से वीरान हवेली के सहन में जाट जनकार की बहुत तादाद थी।
आगे बढ़ते हुए ना जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं जैसे ही इमारत में दाखिल हुआ, किसी चीज से ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा, और जब गौर किया तो वो इंसानी खोपड़ी थी। मुझे हकीकत में अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। क्या वाकई मेरा सामना बदरू से होने वाला है? मैं ये सोचता हुआ धड़कते दिल से आगे बढ़ रहा था और रास्ते में मजीद इंसानी खोपड़ियां दिखाई दे रही थी तो मेरा खौफ बढ़ गया। मैं जैसे ही हवेली के हाल में दाखिल हुआ, स्याल बातें में मलबूस अचानक ही एक खौफनाक सूरज शख्स मेरे सामने आ गया। काला स्याह रंग और पूरा चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। दाईं आंख का गड़ा इसे मजीद खौफनाक बना रहा था। मैं दौर जदीद का पढ़ा लिखा नौजवान था जो भूत प्रेत पर बदरूहों पर यकीन नहीं रखता था, मगर इस वक्त इस खौफनाक सूरज शख्स को सामने देखकर मैं डर और खौफ से कपकपाने लगा था। कि कौन हो तुम? मैंने बामुश्किल कपकपाते हुए लहजे में पूछा। जलाल खान की गर्जदार आवाज हवेली के दरो दीवार से गूंज रही थी। बरसों से इस हवेली में किसी ने कदम रखने की जुर्रत नहीं की। मैं तुम्हें तुम्हारी हमाकत की ऐसी सजा दूंगा कि जो तुम मरने के बाद भी नहीं भूलोगे। बागो बाबर, मैंने दिल ही दिल में सोचा। इससे पहले कि मैं अपने इरादे को अमली जामा पहनाता, इसने अपने दाएं हाथ को जुम्बश दी। चारों तरफ अजीब सी धुंध छा गई, ऐसी धुंध के मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में मुझे अपने चेहरे पर पानी के छींटे पड़ते महसूस हुए और जिस्म में कुछ अजीब सी तब्दीली का एहसास हुआ। कुछ देर बाद धुंध छटी तो वो मेरे सामने खड़ा था, मगर हैरत अंगेज बात ये थी कि जलाल खान किसी जिन या दियो की तरह दिखाई दे रहा था, जबकि मेरा कद बामुश्किल इसके जूतों के बराबर था। उस बदरू का जिस्म इस कदर लंबा चौड़ा क्यों हो गया? ये सोचते हुए मैंने अपना जायजा लिया तो मैं ये देखकर हैरान हो गया। मैं 5-6 इंच का बौना बन चुका था। मैं बुखलाकर टटोल कर अपना जायजा ले रहा था। जलाल खान का कहका एक बार फिर गूंजा, अब तुम हकीर से बौने हो। हवेली से बाहर निकलने का सोचना भी मत, रास्ते में जंगल है। कोई भी कुत्ता बिल्ला बासानी तुम्हें एक नवाला बनाकर खा जाएगा। जलाल खान इतना कहते हवेली से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल दिया। खुद अपनी इस हालत पर मेरा ज़हन चकरा कर रह गया। मुझे जंगल में पहली बार दाखिल होते वक्त उस बौने से पहली मुलाकात याद आ रही थी, जिसने उस वक्त मुझे आगे बढ़ने से मना किया था। क्या इसे भी जलाल खान ने बौना बनाया था? क्या जलाल खान मरने के बाद इतना शक्तिशाली बन चुका है कि किसी 6 फुट के कद आवर जवान को महज 4-5 इंच का बौना बना दे? क्या जलाल खान जादू जानता है? ऐसे ही अनगिनत सवालात मेरे जहन में गूंज रहे थे। मैं यहाँ अगवा होने वाली लड़की समीना की तलाश में आया था, मगर अब मुझे अपनी ही जान के लाले पड़ चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। ना जाने मैं कितनी देर इसी तरह एक जगह बेहिस्सा हरकत खड़ा रहा। फिर हवेली से बाहर जाने का सोचा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। उसका अंदाजा मुझे लाल हवेली के हाल से बाहर निकलते हुए हुआ। सूरज डूब चुका था, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और फिर हवेली से बाहर निकलने के लिए मुझे हवेली की सीढ़ियों से उतरना था, जो इस 5 इंच के कद के साथ इंतहाई मुश्किल काम था। और फिर रात के अंधेरे में सफर मेरी जिंदगी का आखिरी सफर भी साबित हो सकता था। जैसे जैसे रात डलती जा रही थी, जंगली दरिंदे अपनी अपनी बोलियों में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। कभी कभार शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती तो मैं खौफ व दहशत से लरस जाता। आखिर दिल कड़ा करके मुझे दोबारा लाल हवेली के हाल में जाना पड़ा। मैं हाल के सामने एक कमरे में दाखिल हुआ। उस कमरे में एक पुराना सा बेड भी मौजूद था, मगर बेड पर चढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था। एक तरफ मेज और कुर्सियां भी मौजूद थी, मगर ये भी मेरे कद से कई गुना ऊंची थी। इधर मेरा नन्हा सा वजूद सर्दी की शिद्दत से कपकपा रहा था। बिल आखिर मुझे अपनी मुश्किल का हल नजर आ ही गया। ये चमड़े के जूतों का एक जोड़ा था जो कमरे के एक कोने में पड़ा था। मैं एक जूते में दाखिल हुआ
और पांव फंसा कर बैठ गया। चमड़े का जूता वाकई गर्म था। मुझे अपने इन हालात पर रोने के साथ साथ हंसी भी आ रही थी कि मैं इस वक्त एक जूते में बैठा था। मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। रात बीती जा रही थी, ना जाने रात का कौन सा पहर था। जब मैं सो गया, आंख खुली तो सुबह का उजाला हरसू फैल चुका था। मैं अंगड़ाई लेता हुआ उठा और जूते से बाहर आ गया। अहाते की सीढ़ियां मैंने खासी दिक्कत से लटक लटक कर उतरी। हवेली से बाहर निकलते ही मुझे अंदाजा हुआ कि इस नन्हे मुन्ने वजूद के साथ जंगल के उस हिस्से से मुरादनगर पहुंचने में मुझे 2-3 दिन तो लग ही सकते हैं। वो भी अगर मैं बच गया तो चलते चलते अगर मेरे रास्ते में 2-3 फुट का गड़ा भी आ जाता तो मुझे खंदक से कम ना लगता। मजबूरन रास्ता बदलकर एक तवील चक्कर काटकर आगे जाना पड़ता। चलते चलते मेरे पांव शल होने लगे तो मैं आराम की गरज से एक जगह पांव फिसार कर बैठ गया। मुझे वहां बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि करीबी कहीं से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उस नन्हे मुन्ने वजूद के साथ मेरे लिए बम ब्लास्ट से कम न थी, लेकिन इतना अंदाजा तो मैं लगा ही चुका था कि करीब ही कहीं इंसान मौजूद हैं जो हो सकता है शिकारी हो। आवाज की सिमत चला तो कुछ फासले पर खड़ी बड़े टायरों वाली जीप भी नजर आ ही गई। गाड़ी के ना तो कोई अंदर था और ना ही कोई इर्द गिर्द नजर आ रहा था कि जिससे मैं मदद तलब करता, और फिर गाड़ी पर चढ़ना भी मेरे लिए आसान न था। 2-3 बार तो पंजों के बल उछल कर चढ़ने की कोशिश की, मगर मेरी ये कोशिश नाकाम रही। करीब था कि मैं मायूस होकर बैठ जाता कि मेरी निगाह कुछ फासले पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों पर पड़ी। पत्थरों को धकेल कर गाड़ी के करीब लाया और बड़ी मुश्किल से अपने कद के बराबर चबूतरा बनाया और फिर चबूतरे पर चढ़कर उछला तो गाड़ी पर चढ़ने में कामयाब हो गया और फिर इत्मीनान से बैठ गया। मेरा इरादा था कि गाड़ी सवार अफराद के आने पर इन्हें अपनी कहानी सुनाकर मदद तलब करूंगा। काफी देर बाद कुत्ते के भौंकने और चंद अफराद की मुझे आवाज सुनाई थी। इनमें से एक की आवाज तो मैं बखूबी पहचान सकता था। ये विकी था जो गाड़ी की फ्रंट सीट पर आ बैठा। एक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि तीसरा कुत्ते समेत पिछली सीट पर बैठ गया। कुत्ता गाड़ी में सवार होते ही बेचैन नजर आने लगा था। इसने इंसानी बू सूंघ ली थी। यकायक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। शांति टाइगर शांति। ये विकी था जो मुड़कर कुत्ते को पुचकार रहा था, मगर कुत्ते के इश्तियाल में कोई कमी न आई, बल्कि वो भौंकते हुए फ्रंट सीट की तरफ आकर मुझ तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। पीछे बैठे शख्स ने कुत्ते के पट्टे में हाथ डालकर इसे काबू करने की कोशिश की। जाहद खान, ये इस कदर बेकाबू क्यों हो रहा है? विकी ने हैरानगी के अंदाज में अकबी सीट पर बैठे शख्स से पूछा। कहीं जीप में सांप या इस किस्म का कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं? ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स ने ख्याल जाहिर किया। ऐसा करते हैं, हम सब जीप से उतर जाते हैं और कुत्ते को जीप में ही रहने देते हैं। जो कुछ भी होगा टाइगर इसे खुद ढूंढ निकालेगा। यह राय विकी की थी। मैं जो पहले ही कुत्ते के भौंकने से खौफजदा था, इनकी बातों से मेरे रहे सहे उस्तान भी खता हो गए। मैं जानता था कि अगर इन्होंने अपने इरादे पर अमल किया तो वो खूनख्वार कुत्ता मुझे एक ही निवाले में हड़प कर लेगा। अरे रुको, कुत्ते को जीप में छोड़कर मत उतरो, ये मैं हूँ बाबर समान। मैं फ्रंट सीट के नीचे से निकलकर जोर से चिल्लाया। सरफराज, ये आवाज सुनी तुमने? ये तो किसी बच्चे की आवाज लगती है। मेरी आवाज सुनकर वो तीनों चुकन्ना हो चुके थे और मेरी तलाश में इर्द गिर्द निगाहें दौड़ा रहे थे, मगर मेरा 4-5 इंच का वजूद इन्हें दिखाई ना दिया। तुम कौन हो और कहाँ हो? विकी ने गुस्से में कहा। मैं तुम्हारे पाँव के पास हूँ, नीचे देखो। मैंने एक बार फिर चिल्लाकर कहा। इस बार विकी ने अपने पाँव की तरफ देखा तो हैरत ज़दा रह गया। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उठा लिया। अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे दुश्मन बाबर समान की तरह है, जिसने अपनी गवाही से मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना चाहा था।
وہ سرفراز اور زاہد خان سے مخاطب تھا۔ بولتے ہوئے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تو مجھے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں ہلکی سی آواز میں بولا، ارے اتنے زور سے مت پکڑو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں بابر زمان ہی ہوں۔ وکی نے ہاتھ کی گرفت قدرے ڈھیلی کی اور حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابر تو 6 فٹ کا ہٹا کٹا نوجوان ہے، جبکہ تم 4 انچ کے بونے ہو۔ اس نے مجھے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں رو دینے والے لہجے میں بولا، یہ جلال خان کی بہادری کی کارستانی ہے، اور بتایا کہ حویلی میں مجھ پر کیا گزری۔ بہت خوب، یہ تمہارے لیے بہت اچھی سزا ہے۔ ویسے بھی پولیس کل رات تمہاری تلاش میں مراد نگر آئی تھی، مگر تم نہیں ملے۔ میں نے ہی پولیس کو اطلاع دی تھی کہ تم مراد نگر میں ہو۔ وہ تمہاری تلاش میں اس بوڑھے حکیم کے گھر بھی گئے تھے۔ ویسے جلال خان کی بہادری نے بونا بنا کر تمہارے حق میں بہتر ہی کیا ہے، شاید اب تمہیں پھانسی کی سزا نہ ہو۔ وہ روانی میں بولتا جا رہا تھا۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ میں بابر ہوں، وہ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس بونے کا کیا کرنا ہے؟ سرفراز نے بے زاری سے کہا، اسے عجائب گھر میں دیں گے۔ وکی نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا اور مجھے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ پر بٹھا دیا۔ گاڑی چلنے کے دوران میں ڈیش بورڈ پر لیٹ کر تقریباً چپک سا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کچی اور ناہموار سڑک پر لگنے والے ہچکولوں سے میں گر نہ جاؤں، مگر خیریت گزری اور ایسا کچھ نہ ہوا۔ البتہ اس سفر میں میرا جوڑ دکھنے لگا۔ جیپ حویلی سے کچھ فاصلے پر موجود ڈیرے پر رکی۔ وکی نے جیپ سے اترنے سے پہلے مجھے دائیں ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ چلو یار، آج ٹائیگر کی دعوت کرتے ہیں، وکی نے مینی خیز لہجے میں کہا تو جیسے خوف سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ وکی شفاق اور کمینہ انسان ہے، جو میرے سامنے 2 لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ اس کے لیے مجھے جان سے مارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کہیں یہ مجھے اس کتے کی خوراک تو نہیں بنانا چاہتا؟ میں نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ کچھ دیر بعد میرے خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ ٹائیگر کے پٹے میں زنجیر ڈال کر اسے ایک درخت سے باندھ دیا گیا، جبکہ وکی ٹائیگر سے قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر اس طرح بیٹھا کہ اس کی دائیں ہاتھ کی مٹھی میں میرا ننھا منا وجود تھا۔ چل بھائی بابر، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ آج میں تمہیں ٹائیگر کی خوراک بنانے والا ہوں، ویسے تم اس کا ایک ہی نوالا ثابت ہوں گے۔ اس نے دایاں ہاتھ ٹائیگر کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر مجھ پر نظر پڑتے ایک بار پھر بے قابو ہو چکا تھا اور مسلسل بھونکتے ہوئے میری طرف جپٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گردن میں زنجیر ہونے کے باعث اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وکی کے ہاتھ سے ٹائیگر کا فاصلہ محض 1 فٹ کے لگ بھگ تھا، گویا موت اس خونخوار کتے کی صورت میں مجھ سے 1 فٹ کی دوری پر تھی۔ میرا ڈر اور خوف سے برا حال تھا۔ خونخوار کتے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتے ہوئے میرا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ جب وکی نے دایاں ہاتھ مزید آگے بڑھایا تو ٹائیگر ایک بار پھر جھپٹا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے وکی نے دایاں ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے اسی طرح ڈراتا رہا۔ اس تماشے سے جب اس کا دل بھرا تو اس نے مجھے سرفراز کے حوالے کر دیا۔ اب تم اس کا خیال رکھو جب تک میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لوں، پھر اس کا انتظام بھی کرنا ہے۔ سرفراز نے مجھے لاپرواہی سے اپنے کرتے کی سائیڈ کی جیب میں ڈال لیا۔ وہ آپس میں خوش گپوں میں مصروف تھے، جبکہ میرا خوف سے برا حال تھا کہ نہ جانے اب وکی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ جیپ میں بیٹھے۔ کافی دیر جیپ ایک پرانی سی عمارت کے ہاتھے میں رکی۔ یہ مراد نگر کا پولیس اسٹیشن تھا، جہاں کا عملہ صرف 7-8 پولیس اہلکاروں پر مشتمل تھا۔ تھانہ انچارج سب انسپیکٹر رینک کا پولیس افیسر دلاور خان تھا، جو اس وقت اپنے کمرے میں اونگ رہا تھا جب وکی سرفراز اور زاہد خان کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔
दिलावर खान विकी को देखते इसके इस्तकबाल के लिए उठा। कैसे हो वकास बाबू? विकी के इशारे पर सरफराज ने साइड की जेब से मुझे निकालकर इसके सामने मेज पर रखा तो दिलावर खान हैरत से उछल पड़ा और फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगा। ये बौना कहाँ से मिला? ये बौना नहीं, तुम्हारी तरक्की का राज है। विकी एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मेरी तरक्की का राज? दिलावर खान ने इसे हैरत से देखा। यह दारुल हुकूमत से भागा हुआ कातिल बाबर समान है, जिसने तहरीम नामी लड़की को रेप करने के बाद कत्ल किया और वहां से भाग निकला। इस बौने ने लड़की का रेप और कत्ल किया। दिलावर खान ने मुझे बेयकीनी से घूरते हुए बोला। ये उस वक्त बौना नहीं, 6 फुट का नौजवान था। इसे जलाल खान की बहादुरी ने जादू से बौना बनाया है। विकी ने वजाहत की। मगर ये कैसे मुमकिन है वकास बाबू? दिलावर खान ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। इसकी हालत इस वक्त वाकई काबिले रहम थी। ना ही वो विकी को झूठा कह सकता था और ना ही इसकी इन बातों पर यकीन कर सकता था। फिर शायद विकी इसकी मुश्किल समझ गया। बाबर बताओ, इसे हवेली में तुम्हारे साथ क्या हुआ? झूठ बोला तो इस बार सचमुच टैगर के हवाले कर दूंगा, विकी ने मुझे घूरते हुए कहा। मुझसे हवेली में बीत जाने वाले वाक़े की कहानी सुनने के बाद दिलावर खान ने एक बार फिर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा। बहरहाल मैं इसे दारुल हुकूमत के मुतलका पुलिस अहकाम के हवाले करूंगा, आगे वो जाने और इनका काम। मगर एक काम आपको मेरा भी करना होगा। वो क्या? विकी ने पूछा। आप दारा साहब से कहिएगा कि वो साहब से मेरी सिफारिश कर दें। दारा साहब के अफसराने वाला से तल्लुकात है। अच्छा, मैं डैडी से कह दूंगा। विकी और इसके साथी चले गए, मगर इनकी गुफ्तगू से मैं चौंक गया। विकी दारा अकबर का क्या लगता है? मैंने दिलावर खान से पूछा। अबे बौने, तुम ये जानकर क्या करोगे? वो चिढ़कर बोला। फिर कहने लगा, वकास दारा अकबर का अकलौता बेटा है जो दारुल हुकूमत की किसी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तलीम है। कभी कभार छुट्टियों में मुराद नगर आ जाता है। विकी जैसे गुनौने किरदार का मालिक दारा अकबर जैसे अच्छे इंसान का बेटा था। ये मेरे लिए हैरत अंगेज इंकशाफ था। मेरा वजूद पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस एहलकारों के लिए एक तमाशा था। हर एक बार बार मुझे हथेली पर उठाकर देख रहा था। खुद मैं इस मुसीबत से तंग आ चुका था, मगर सब्र के अलावा कोई चारा भी तो ना था। मैंने दिलावर खान और दीगर पुलिस एहलकारों को अपनी बेगुनाही की कहानी सुनाना चाहिए, मगर नकार खाने में तोती की आवाज भला कौन सुनता है। दिलावर खान ने दारुल हुकूमत में मुतलका पुलिस स्टेशन में इस वाक़े की इतला दी तो वहां खलबली मच गई। पुलिस हकाम ने इससे ताकीद की कि इस बौने को बाहिफाजत पुलिस स्टेशन में रखे। दूसरे रोज मुतलका तफ्तीशी अफसर बौने को मुराद नगर से ले जाएगा। मैं सारा दिन दिलावर खान की मेज पर मटर गश्त करता रहा और पुलिस एहलकारों की आपस की गुफ्तगू से सूरत हाल से बाखबर होता रहा। मीडिया से वाबस्ता अफराद भी इस हैरत अंगेज खबर को सुनते ही मुराद नगर के इस पुलिस स्टेशन में आ पहुंचे। इनमें से हर एक मुझे अजूबे की तरह देख रहा था। हर एक जानना चाहता था कि मैं 6 फुट के नौजवान से 4 इंच का बौना कैसे बना। अपनी कहानी सुनाते सुनाते जहां खुद मेरा गला बैठ चुका था, खुद दिलावर खान भी तंग आ चुका था। वो जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़ाना चाहता था, मगर फिलहाल तो इसे मुझे एक रोज और तो भुगतना ही था। मैं अजीब किस्म का मुलजिम था। 4 इंच के बौने को वो लॉकअप में भी कैद नहीं कर सकता था कि वो बासानी वहां से निकल भागता। मैं दिन भर दिलावर खान की मेज पर मौजूद रहा। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया और रात के वक्त इसे समझ नहीं आ रहा था कि सोने से पहले मुझे कहाँ रखे। बिल आखिर इसे इस मसले का हल शीशे के जग की सूरत में नजर आ गया। जग से पानी फेंककर इसने मुझे जग में डाला और चारपाई के नीचे रखकर खुद इत्मीनान से सो गया। इधर मैं बेचारगी से जग में खड़ा इस मुसीबत से निकलने की तरकीब सोच रहा था। जग के अंदर मामूली से पानी की मकदार भी मुझे बैठने से रोक रही थी। और फिर रात होते इस पहाड़ी इलाके में मौसम वैसे ही सर्द हो जाता है।
تو معزز ناظرین اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 3 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔